हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन योर यूट्यूब चैनल। ये आपका ही चैनल है, आप लोगों को आगे बढ़ाना है इस चैनल को। हम लोग आज की क्लास के अंदर दोबारा से अनलॉकिंग कर रहे हैं किस चीज की, बिजनेस स्टडीज की। और वन शॉट, एक शॉट में पूरा चैप्टर कवर होगा। कौन सा चैप्टर है? तो मार्केटिंग मैनेजमेंट, विपणन प्रबंध। हमारा इस एक बार ये पढ़ लिया, कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। तुमने आज तक अगर कुछ नहीं पढ़ा, एक बार ये वीडियो देख लो, 2x की स्पीड से देख लो। इसे देख लिया मतलब सब कुछ देख लिया, इससे बाहर कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं। और पीपीटी देखना, दीपक सर ने पूरी रात मेहनत करके, देर इसीलिए हो जाती है वीडियो डालने में क्योंकि दीपक सर पूरी रात मेहनत करते हैं, पीपीटी तैयार करते हैं। समझ में आ गया? बस आप लोगों के लिए, मेरी मेहनत के लिए क्या करने है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और बेल आइकन दबाना है। शेयर करना अपनी क्लास के अंदर, अपने स्कूल फ्रेंड्स के पास, अपने स्कूल ग्रुप के पास, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को फैला दो। ठीक है क्लास? तो चलिए हम चालू करते हैं। ठीक है, हमारा क्या है, हमारा टॉपिक है सबसे पहला मार्केटिंग मास्टरिंग क्या है हमारा, मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन। मतलब इसके अंदर हम मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर मार्केटिंग के बारे में पढ़ेंगे, विपणन प्रबंध के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्या है देखो, सबसे पहला कोर फीचर ऑफ मार्केटिंग। कोर फीचर ऑफ मार्केटिंग हिंदी और इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा। फीचर ऑफ मार्केटिंग मतलब जो विपणन है, इसकी विशेषता क्या है। ठीक है, क्या है, क्यों जरूरत है? आइडेंटिफाई द अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड्स और वांट्स। एक देश की इकोनॉमी में जितने बिजनेसमैन हैं, जितने बिजनेस हैं, इनका काम होता है मार्केट के अंदर किस किस चीजें की जरूरत है, किस किस चीजों की क्या है वांट्स है। क्रिएटिंग मार्केट ऑफरिंग, डेवलपिंग प्रोडक्ट सर्विस दैट इफेक्टिव सेटिस्फाई दूस आइडेंटिफाई। मतलब जो प्रबंधक है उसका काम होता है मार्केट के अंदर नई नई चीजों को लेकर आना, इंट्रोड्यूस कराना और उसकी क्या करना, डिमांड बढ़वाना, डिमांड करवाना। फिर उसके बाद आता है तुम्हारा कस्टमर वैल्यू एक्सचेंज। क्या होता है? हमें कस्टमर की वैल्यू समझनी पड़ेगी, उपभोक्ता का मूल्य, यह समझना पड़ेगा। एक्सचेंज मैकेनिज्म, फैसिलिटेटिंग म्यूचुअली बेनिफिशियल एक्सचेंज बिटवीन द ऑर्गेनाइज एंड कस्टमर। जो संगठन है और जो कस्टमर है, इसके बीच में कुछ ना कुछ एक्सचेंज होगा। ठीक है, फिर उसके बाद व्हाट कैन बी मार्केटेड। मार्केट के अंदर क्या क्या चीज होती है, बाजार के अंदर क्या क्या चीज होती है। सबसे पहला फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, सामान को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, फिजिकल प्रोडक्ट दिखाई देता है, टीवी पॉट्स, ये सारी चीज मार्केट के अंदर क्या होती है, मतलब फिजिकल प्रोडक्ट। ठीक है, फिर होती है सेवा। ठीक है, फिर नए नए आइडियाज होते हैं, लोग होते हैं, कैंडिडेट होते हैं, ये सारी चीज मार्केट के अंदर आते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद डिफाइनिंग द मार्केटर। डिफाइनिंग द मार्केटर, मार्केट के अंदर क्या होती है, अ मार्केटर इज एन एंटिटी द सीक्स एक्सचेंज वैल्यू, दे आइडेंटिफाई नीड्स और क्रिएट सॉल्यूशन। मार्केटर कैन बी इंडिविजुअल, बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन। मतलब मार्केटर का मतलब कौन है, प्रबंधक। मतलब मार्केटर का मतलब बाजार, बाजार को निर्माण करने वाला कौन हो सकता है, एक इंडिविजुअल, एक अकेला इंसान भी हो सकता है, कोई बिजनेसमैन भी हो सकता है, या कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। दे आर वेरियस स्ट्रेटेजी प्रमोट द ऑफरिंग, इनकरेज डिजायर बिहेवियर और ट्रांजेक्शन विद द टारगेट ऑफ मार्केट। इन सभी के पास, इन सभी के पास, ठीक है, क्या होती है, अपने सामान को प्रमोट करने के लिए, ऑफर करने के लिए बहुत सारी चीजें होती है, इसको ये प्रमोट कराने का काम करता है, वो मार्केटर कहलाता है। मार्केट का मतलब एक ऐसी जगह है, मैंने मार्केट बता रखी है, मार्केट का मतलब एक ऐसी जगह है जहां पर आपस में लोग मिलेंगे। कौन मिलेगा? तो बायर और सेलर आपस में मिलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, मार्केट बोलते हैं। मार्केटर जिसके पास काम करने के लिए, जैसे बिजनेस हो गया, इंडिविजुअल हो गया, ऑर्गेनाइजेशन हो गई, ये मार्केटर के अंदर आती है। मार्केटर की डेफिनेशन, अ मार्केटर आइडेंटिफाइज द एक्सचेंज वैल्यू। दोबारा वही आ गई है ना, ये तो बता ही दिया।
फिर इसके बाद तुम्हारा मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलॉसफी, क्या फिलॉसफी है, सिद्धांत क्या है, ठीक है। मार्केटिंग मैनेजमेंट की फिलॉसफी क्या है, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, कुछ ना कुछ सामान का प्रोडक्शन होना चाहिए, फोकस ऑन मास प्रोडक्शन एंड एफिशिएंसी टू रिड्यूस कॉस्ट, मतलब ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करना है और खर्चा क्या करना है, कम से कम करना है। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, जो प्रोडक्ट की जो परफॉर्मेंस है उसकी क्वालिटी पर ध्यान दिया जाएगा, मतलब इसमें प्रोडक्शन उत्पादन पर, इसमें उत्पादकता, इसमें उत्पादन, ठीक है। फिर सेलिंग कॉन्सेप्ट, सामान बेचने पर ध्यान दिया जाएगा, विक्रय, विक्रय लिख दिया, ये विक्रय होगा, ठीक है। फिर उसके बाद है मार्केटिंग सोशल कॉन्सेप्ट। सोशल कॉन्सेप्ट के अंदर क्या आता है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट और सोशल मार्केटिंग। अ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट प्रियोरिटीज कस्टमर नीड, मार्केटिंग के अंदर कस्टमर की नीड को फुलफिल करा जाता है एंड सेटिस्फैक्शन, उसकी वांट्स को सेटिस्फाई करा जाएगा। लेकिन सोशल के अंदर समाज की चीजों को ध्यान में रखा जाता है, समाज के अंदर स्टेबिलिटी बनी रहे, रोजगार आए, ये सारी चीज पर ध्यान दिया जाता है। चैनल को देखो, सब्सक्राइब जरूर करो, है ना। मैं आपसे कुछ मांग नहीं रहा हूं, आप लोग, है ना। फिर उसके बाद तुम्हारा आता है कंपेयरिंग मार्केटिंग फिलॉसफी, फिलॉसफी, फोकस और गोल। देखो, प्रोडक्शन एफिशिएंसी होनी चाहिए और अफोर्डेबल प्रोडक्ट, ऐसा सामान होना चाहिए जो लोग सामान खरीद सके। प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, उसमें नए नए इनोवेटिव आइडियाज होने चाहिए। सेलिंग, बेचना है, सेल्स करना है और ज्यादा से ज्यादा बेचने पर ध्यान देना है। मार्केटिंग के अंदर कस्टमर को हमें लेकर आना है और कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को भी ध्यान देना है। सोशल के अंदर सोसाइटी के ऊपर ध्यान देना है और सोशल वेलबींग अच्छी तरीके से उसके ऊपर प्रभाव पड़े, हमें इस पर ध्यान देना है ना। समझ में आया। फिर इसके बाद तुम्हारा आता है की मार्केटिंग फंक्शन, ठीक है। मतलब मार्केटिंग फंक्शन, जो मार्केट है ना, विपणन है, उसके कार्य, मार्केट को एनालाइज करना, मार्केट में क्या चल रहा है, किस चीज की डिमांड हो रही है, किस चीज की सप्लाई हो रही है, कस्टमर किस तरीके की नीड कर रहे हैं, कस्टमर का बिहेवियर किस तरीके का हो गया। मार्केटिंग प्लानिंग, प्लानिंग के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। प्लानिंग प्रोसेस, डिफाइनिंग गोल स्ट्रेटजी, हमें ये ध्यान में रखना हमें कितना सामान बेचना है, किस चीज के ऊपर, ये सारी चीजें। प्रोडक्ट डेवलपमेंट, हमें प्रोडक्ट डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, नए नए इनोवेटिव आइडियाज लगाने पड़ेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद इसेंशियल मार्केट एक्टिविटी, हमें स्टैंडर्डाइजेशन, एंश्योरिंग कंसिस्टेंसी, मतलब हमें अपना स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड सेट करने का मतलब, तुमने देखो आटा खरीदा होगा, आटा 5 केजी 10 में और 20 50 इंच में होता है। 50 केजी में को क्या होता है, जो दुकान वाले आटा बेचते हैं ये उनके लिए होता है, ये घर के लिए हम लेकर आते हैं। क्या तुमने आटा 1 केजी में देखा है, नहीं होता ना। अगर आटा 1 केजी में होगा तो हमें तो बार बार वही चीज देखनी पड़ेगी ना, ठीक है। स्टैंडर्ड हमें सेट करना पड़ेगा, फिर पैकेज के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा और ब्रांड के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। इससे हमारा मार्केटिंग एक्टिविटी क्या होता है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, मार्केटिंग के लिए बहुत ज्यादा क्या है, आवश्यक है। क्या है, आवश्यक, ठीक है। फिर इसके बाद आता है अनलॉकिंग द पावर ऑफ मार्केटिंग, जो मार्केटिंग है उसकी पावर को, इसके अंदर हम प्रेजेंटेशन में क्या करेंगे, मार्केटिंग मिक्स के बारे में पढ़ेंगे, ब्रांडिंग के बारे में पढ़ेंगे, है ना। फिर एडवांटेज पढ़ेंगे, ये सारी चीज करेंगे, ठीक है। जैसे जैसे हमारा कोर फंक्शन ऑफ मार्केटिंग, कोर फंक्शन ऑफ मार्केटिंग मतलब मार्केटिंग के कार्य क्या है, फंक्शन है कार्य। कस्टमर सपोर्ट, हमारा जो उपभोक्ता है, जो ग्राहक है, उसको सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है।
दूसरा स्ट्रेटेजिक प्राइसिंग, जो कीमत है उसका निर्धारण सही तरीके से करना पड़ेगा। इफेक्टिव प्रमोशन, हमें उसका जो प्रमोशन है, ठीक है, जो उसका प्रमोशन है वो भी नए नए तरीके से करना पड़ेगा, टारगेट सेट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसके बाद द बैकबोन ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग के कुछ बैकबोन माने जाते हैं, जैसे देखो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, फिर ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज। अगर ये सारी चीज नहीं है, जैसे मान लो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में दुकान पर सामान नहीं मिलेगा तो सामान नहीं बिकेगा, ट्रांसपोर्ट दुकान पर सामान आएगा कैसे, गाड़ियों से आएगा, वो भी नहीं होगा, स्टोरेज सामान रखेंगे कहाँ पे, तो ये सारी चीज क्या है, बड़ी समस्या है। जैसे हम लोगों का एक बैकबोन होता है किसी रिलेशनशिप में, बैकबोन क्या होता है, ट्रस्ट जो है सबसे ज्यादा बैकबोन होता है, ट्रस्ट इशू, है ना, ठीक समझ में आ गया। फिर उसके बाद अंडरस्टैंडिंग द मार्केटिंग मिक्स, मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, ठीक है, मार्केटिंग मिक्स क्या होता है, इसमें क्या होता है, कंट्रोलेबल फैक्टर, दीज आर द एलिमेंट मार्केटर कैन एडजस्ट, एग्जांपल इंक्लूड प्रोडक्ट, प्राइस और प्लेस। इसके अंदर वो सारी चीज आती है, ठीक है, जिसे हम क्या कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं, जिसे हम क्या कर सकते हैं, नियंत्रण कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, कंट्रोलेबल फैक्टर्स के अंदर आता है। इन्वायरमेंटल वेरिएबल, जैसे दीज आर एक्सटर्नल, ये क्या होता है, ये एक्सटर्नल होते हैं, इसके ऊपर हम कंट्रोल नहीं कर पाते, उसके ऊपर हम कंट्रोल, जो कंट्रोल कर सकते हैं, जिस प्रोडक्ट के ऊपर कंट्रोल कर सकते, प्राइस, प्लेस, लेकिन इन्वायरमेंट के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते, ये मार्केटिंग मिक्स के अंदर आता है, ठीक है। द एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स, सबसे पहला मार्केटिंग मिक्स के अंदर प्रोडक्ट, देखो पी 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 पी, ये होता है 4 बार पी। प्रोडक्ट किस तरीके का होगा, प्राइस कीमत कितनी होगी, किस जगह सामान बिकेगा, और हम किस तरीके से प्रमोशन करेंगे, ये चीज होती है। प्रोडक्ट किस तरीके का होगा, प्राइस कितनी होगी, ठीक है, प्लेस कितना होगा, और प्रमोशन कैसे होगा, समझ में आ गया। फिर उसके बाद आता है तुम्हारा द एसेंस ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के ऊपर, प्रोडक्ट के लिए आवश्यक चीजें क्या होती हैं, सबसे पहला टेंजिबल फीचर और एक इंटेंजिबल बेनिफिट। द फिजिकल एट्रीब्यूट ऑफ द प्रोडक्ट, कुछ सामान ऐसे होते हैं जिसे हम छू सकते हैं, टेंजिबल होता है, लेकिन जो उसके बेनिफिट होते हैं वो क्या होता है, इंटेंजिबल, उसे हम यूज करेंगे, यूज करने के बाद क्या होगा, हमें सेटिस्फेक्शन मिलेगा, वो क्या होता है, इंटेंजिबल। केयर फंक्शन द प्रोडक्ट प्राइमरी पर्पस, ठीक है, कोर फंक्शनैलिटी क्या होती है, जो प्रोडक्ट है वो बिल्कुल प्राइमरी होना चाहिए, प्राइमरी प्रोडक्ट होना चाहिए, अच्छे तरीके से यूज करने वाला होना चाहिए, प्रोडक्ट जो है वो क्या होगा, अच्छे तरीके से यूज करने वाला होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद डिफाइनिंग ब्रांडिंग, ब्रांड के अंदर क्या होता है, एक ऐसी इमेज जो लोगों के माइंड में सेट हो जाए, दीपक सर ओ माय गॉड व्हाट इज द ब्रांड, क्या ब्रांड है, ओहो, ठीक है, तो क्या होगा, इमेज, ठीक है, जो एक होता मेमो दिमाग में, इकोनॉमिक्स कहां पढ़े दीपक सर, अकाउंट्स कहां पढ़े अनलॉक चैनल पर, ठीक है, और उसके बाद बिजनेस स्टडी कहां पढ़े, ओ माय गॉड दीपक सर हैं तो। एसोसिएशन बिल्ड्स कस्टमर रिकॉग्नाइजेशन, ब्रांडिंग के अंदर कस्टमर रिकॉग्नाइजेशन, मतलब ब्रांड ऐसा हो जो कस्टमर क्या करे, उसे ज्यादा से ज्यादा रिकॉग्नाइज करे। प्रॉमिस कम्युनिकेट एंड ब्रांड वैल्यू, मतलब ऐसे हो जो क्या हो, लगे एकदम तुरंत मुंह पर आ जाए, ब्रांड वैल्यू उसे तुरंत पता हो, है ना। फिर उसके बाद की ब्रांडिंग टर्म, ब्रांड का नाम होना चाहिए, ब्रांड का मार्क होना चाहिए, जैसे ब्रांड नेम क्या है, ओ दीपक सर ब्रांड, ठीक है, ब्रांड मार्क इकोनॉमिक्स, ट्रेडमार्क, ठीक है, ये सारी चीजें, ट्रेडमार्क 100 में से 100, ठीक है, ये सारी चीज। फिर उसके बाद एडवांटेज ऑफ ब्रांडिंग, इसमें क्या होता है, ब्रांडिंग करने से हमारा जो प्रोडक्ट है ना वो लोगों से डिफरेंशिएट हो जाता है, ठीक है। फिर एडवर्टाइजिंग भी हो जाती है, प्रमोशन करने में हमारे हेल्प, कैंपेनिंग करने में हेल्प होती है। ब्रांड लॉयल्टी, जो ब्रांड है
वो क्या होती है, ब्रांड की लॉयल्टी बनी रहती है। सबको पता है दीपक सर एक इतने अच्छे सर हैं जो बता देते हैं इकोनॉमिक्स में, बिजनेस स्टडीज में वही आता है। ठीक है, अभी तो देखो हम लोगों ने यूट्यूब चैनल थोड़ा लेट चालू करा था, बहुत सारी समस्या है यूट्यूब चैनल चालू करने में, बट कोई बात नहीं। आप लोग अगर साथ रहोगे तो हम दीपक सर मिलकर इस दुनिया को हम दिखाएंगे कि दीपक सर ने अपना ऐप लॉन्च नहीं करा, दीपक सर ने सिर्फ यूट्यूब पर पैसा पढ़ाया। ठीक है, यूट्यूब पर फ्री में बच्चों को पढ़ाया, 1 रुपया नहीं चाहिए। मुझे सुपर चैट भी मत दो, ठीक है, जब मैं फेमस हो जाऊंगा तो मेरे लिए सुपर चैट भी नहीं होगी। ठीक है, सुपर चैट का ऑप्शन भी मैं लागू नहीं करूंगा। बस क्या हो, आप मेरे को फेमस करो, इंडिया में एक ब्रांड बनाओ। ठीक है, दीपक सर अभी खजूरी के इलाके में ब्रांड है, आप मुझे इंडिया में ब्रांड बनाओ। फिर उसके बाद मोर एडवांटेज और क्या है, डिफरेंट प्राइसिंग। जो सामान है, जैसे मान लो पेप्सोडेंट है और कॉलगेट है, इन दोनों में क्या सब चीज अलग अलग है ना, प्राइस भी डिफरेंट है। नया नया प्रोडक्ट लॉन्च आसानी से हो सकता है। कॉलगेट कोई नया टेस्ट का कोई लेकर आता है तो तुरंत उसकी क्या हो सकती है, बिकना चालू हो सकता है। और अगर ब्रांड है ना तो ट्रस्ट बना रहता है। दीपक सर के ऊपर ट्रस्ट बहुत ज्यादा करते हैं लोग। ठीक है, फिर आता है द पावर ऑफ ब्रांडिंग एंड पैकेजिंग। पैकेजिंग और ब्रांडिंग क्या है ये देखो, है ना, समझ में आ रहा है। कितनी अच्छी पैकिंग करा रखी है, कितनी अच्छी पैकिंग है ना। इसके अंदर ब्रांडिंग बेनिफिट कस्टमर क्या होता है, सबसे पहला जो ब्रांडिंग है उसके बेनिफिट क्या क्या मिलते हैं, जो ब्रांडिंग है उसके बेनिफिट क्या मिलेंगे। द ब्रांड हेल्प कस्टमर इजिली रिकॉग्नाइज, बहुत आसानी से उसे रिकॉग्नाइज कर पाता है और आइडेंटिफाई कर पाता है। ठीक है, बहुत आसानी से रिकॉग्नाइज और आइडेंटिफाई। एश्योर्ड क्वालिटी, जो एक ब्रांड है ना वो अच्छी क्वालिटी का सामान प्रोवाइड कराने की एश्योरिटी होती है, गारंटी होती है। स्टेटस सिंबल, ठीक है, ब्रांड का एक मार्केट में क्या होता है, स्टेटस होता है। दीपक सर का भी क्या है, स्टेटस है ना। सम ब्रांड रिप्रेजेंट लग्जरी ऑफ एक्सक्लूसिव ओनिंग दिस ब्रांड स्टैंड सिंबल, मतलब कुछ ब्रांड ऐसे होते हैं मार्केट में कुछ स्टेटस होता है लग्जरी, जैसे मान लो पीपी ज्वेलर्स पीस, है ना, ये सारी चीज, तनिष्क। फिर उसके बाद क्वालिटी एंड इफेक्टिव ब्रांड नेम, सिंपल होना चाहिए और प्रोनाउंसिएबल होना चाहिए, बट मतलब सरल होना चाहिए। सिंपल मतलब सरल। ब्रांड नेम को देखो हिंदी में ब्रांड ही बोलते हैं, ब्रांड का नाम कैसा होना चाहिए, सरल होना चाहिए। सजेसिव, ठीक है, सजेसिव का मतलब ब्रांड नेम हिंटिंग द प्रोडक्ट, मतलब ब्रांड ऐसा होना चाहिए जो क्या कर सके, हिंट। जैसे मैंने अपने चैनल का नाम अनलॉक रख रखा, अनलॉक इकोनॉमिक्स, तो मतलब सिर्फ इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होगी। अब मैं कुछ दिन बाद चैनल का नाम चेंज करके अनलॉक क्लासेस करूंगा तो क्लास से रिलेटेड होगी, है ना। तो मतलब इससे पता लग रहा है ना कि सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड क्या है, क्लास है। डिस्टिंक्टिव, स्टैंड आउट ऑफ कॉम्पिटिटर, मतलब जो कॉम्पिटिटर है हमारा उससे पूरी तरीके से क्या हो, अलग हो। फिर उसके बाद मोर ब्रांड नेम एट्रीब्यूट्स, ऐसा हो जो एडेप्टेबल हो, एडेप्टेबल मतलब फ्लेक्सिबल फॉर फ्यूचर ग्रोथ, एंड ब्रांड शुड बी वर्क अक्रॉस द प्रोडक्ट लाइन, मतलब ऐसा ब्रांड का नाम हो जो फ्यूचर में क्या हो, वो फ्लेक्सिबल हो सके। फिर वास्टाइल फिट वेरियस मार्केटिंग चैनल, द ब्रांड शुड ट्रांसलेट मैनी मीडिया, मतलब ऐसा हो जो बहुत सारे चैनलों पर, बहुत सारे मीडिया पर हम वो उसको क्या कर सके, नाम को प्रोनाउंसिएट कर सके, और लीगल प्रोटेक्ट हो। नाम ऐसा ना हो जो हमारा पहले से ही कहीं पर नाम चल रहा हो किसी और के पास, ऐसा नाम ना हो, बिल्कुल लीगल हो, हम उसे प्रोटेक्ट भी कर सकें। फिर पैकेजिंग बेनिफिट क्या होती है, पैकेजिंग एक आर्ट है, साइंस है। प्रिपेयर गुड्स इट मस्ट वेल प्रेजेंट द ट्रांसपोर्ट डिस्ट्रीब्यूशन स्टोरी लाइन, मतलब पैकेजिंग का मतलब होता है एक आर्ट है जिसमें सामान को या सर्विसेज को हम क्या कर सकेंगे, पैक कर सकेंगे, और एक जगह से दूसरी जगह हम सामान को लेकर जा सकेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद पैकेजिंग की लेवल क्या होते हैं, सबसे पहला प्राइमरी पैकेजिंग होता है जिसमें क्या आता है, डायरेक्टली होल्ड द प्रोडक्ट, दिस इज द पैकेजिंग द कस्टमर सीज, डायरेक्टली उसके अंदर सामान डाल दिया। फिर सेकेंडरी पैकेज क्या होता है, ग्रुप प्राइमरी पैकेज प्रोवाइड एडिशनल प्रोडक्शन, उसको क्या करा हमने, कुछ एडिशनल प्रोडक्शन दे दिया। फिर ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग, जैसे मान लो फोन है, फोन को एक बॉक्स के अंदर डाला, फिर उसके ऊपर फ्लिपकार्ट का बॉक्स होता है, फिर उसके ऊपर बड़ा बॉक्स होता है, तो वो क्या है, हमारा ट्रांसपोर्ट पैकेजिंग, जो क्या होगा,
ट्रांसपोर्ट में कोई दिक्कत ना हो, गिरे ना। ये देखो, ये फर्स्ट पैकेजिंग है, फिर लास्ट में ये वाला बॉक्स में आ रहा है ना। फिर उसके बाद क्यों जरूरत है पैकेज? हेल्थ अच्छी होने के लिए। कुछ प्रोडक्ट अगर खुले होते हैं, खाने पीने का सामान अगर खुला हुआ है तो उस पर हाइजीन हो सकता है। इनोवेशन, पैकेजिंग इनेबल प्रोडक्ट इनोवेट न्यू मटेरियल ऑफर द पॉसिबिलिटीज। मतलब अगर हम पैकिंग कर रहे हैं तो क्या होगा, लोग उससे अट्रैक्ट होते हैं, हम उससे नए नए प्रोडक्ट को आसानी से क्या कर सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं। सेल्फ सर्विस अट्रैक्ट शॉपर इन स्टोर पैकेजिंग इन्फ्लुएंस। मतलब ये देखो, पहले से पैक करा हुआ है ना, इसमें क्या हो सकता है, लोग सेल्फ सर्विस कर लेते हैं, सामान जाके वहां से सेल्फ ले लेते हैं ना। फिर उसके बाद पैकेजिंग डिफरेंशिएशन, पैकेजिंग में डिफरेंशिएशन क्या होता है? पैकेजिंग हेल्प प्रोडक्ट, मतलब पैकेजिंग को हिंदी में क्या बोलेंगे, पैकेजिंग ही बोलते हैं, ठीक है। पैकेजिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं हम, पैकेजिंग ही बोलते हैं, ठीक है। पैकेजिंग हेल्प प्रोडक्ट स्टैंडर्ड आउट डिस्टिंक्ट डिजाइन अट्रैक्ट द, मतलब जो पैकेजिंग है ना वो अलग अलग प्रोडक्ट को क्या करता है, डिफरेंट करता है, कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट को डिफरेंट करता है और लोगों को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, ठीक है। फिर इसके बाद पैकेजिंग के फंक्शन क्या है? सबसे पहला प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, प्रोडक्ट को हम तुरंत आइडेंटिफिकेशन कर सकते, अरे ये रहा कॉलगेट, अरे ये रहा, अरे ये रहा, प्रोटेक्शन हो जाती है। फिर आसानी से हम उसे यूज कर सकते हैं और प्रोडक्ट का भी क्या हो जाता है, प्रमोशन हो जाता है। प्रोडक्ट का भी क्या हो जाता है, प्रमोशन हो जाता है, ठीक है। समझ में आया? द पावर ऑफ लेबलिंग, लेबलिंग की पावर क्या है? देखो, सिंपल टैग आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट शो बेसिक इंफॉर्मेशन। मतलब तुम जैसे मान लो ये फोन है या कोई बॉक्स है, जैसे ये देखो, ये रहा, ये बॉक्स है, ये यहाँ पर हमने सब कुछ बता दिया कि किस तरीके से क्या है ना। तो ये क्या हमारा लेबलिंग है, लेबल। उसके अंदर दवाई की शीशी होती है, उसमें लिखा हुआ होता है ना, इसमें ये चीज डली है, तो वो क्या हमारा लेबलिंग हो गई, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव टैग ऑफर डिटेल प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, मतलब चाहे बेसिक इंफॉर्मेशन हो या डिटेल इंफॉर्मेशन हो, वो लेबल के द्वारा ही लोगों को दी जाती है। वो किसके द्वारा लोगों को दी जाती है? तो लेबल के द्वारा ही लोगों को प्रोवाइड कराई जाती है, ठीक है। फिर इसके बाद जैसे देखो, ये रहा, है ना, है ना दवाई की शीशी, इसमें ये क्या है, तुम्हें इंफॉर्मेशन दे दी, ये क्या है, लेबलिंग है। ये क्या है, लेबलिंग है। तो प्रोडक्ट लेबलिंग अ कंप्रेहेंसिव गाइड, मतलब उसके अंदर पूरी तरीके से कंप्रेहेंसिव गाइड दिया जाता है, उसके अंदर क्या क्या चीज डली हुई है, कैसे सामान बना है, किस क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डले हैं, ये सारी चीज बताई जाती है ना। जैसे मान लो तुम में से या मैंने लेवल चिपका लिया कि मैं यही सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, ठीक है, समझ में आया? की फंक्शन ऑफ प्रोडक्ट लेवल। सबसे पहला डिस्क्राइब स्पेसिफाई, इसके अंदर क्या क्या, जैसे मान लो कोई चीज है, उसके अंदर क्या क्या चीज स्पेसिफिकेशन है उसको डिस्क्राइब करेगा। आइडेंटिफाई ब्रांड, ब्रांड के बारे में बताता है। असिस्ट ग्रेडिंग, ग्रेड के बारे में बताता है कि क्वालिटी किस तरीके की है। लेवल द ग्रेडिंग ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का ग्रेड क्या है वो बताता है। और प्रोडक्ट को प्रमोट करने में भी क्या करता है, वो हेल्प करता है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ प्राइस, अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ प्राइस। प्राइस का मतलब क्या है? डेफिनेशन, प्राइस द वैल्यू प्लेस द प्रोडक्शन, इट रिप्रेजेंट व्हाट कस्टमर पे। मतलब प्राइस जो है ना, जो कीमत है, कीमत ऐसी डिसाइड कर सके जो वो कस्टमर पे करता है। जैसे मान लो एक इकोनॉमी के अंदर 100 लोग हैं, ठीक है, एक इकोनॉमी के अंदर 100 लोग हैं, इसमें से 80 लोग ना, 80 लोग कोई सामान बना, ठीक है, 60 रुपए तक वो दे सकते हैं, तो मतलब 60-62 रुपए के आसपास वो दे सकते हैं। तो इसी के आसपास का वो सामान बनाएंगे, क्या बनाएगा, क्या कहलाएगा वो, प्राइस। इंपोर्टेंस क्या है? प्राइस अफेक्ट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस, प्राइस से प्रॉफिट इफेक्ट करता है और कंपटीशन इफेक्ट होता है, ठीक है। फिर इसके बाद फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग प्राइस डिटर्मिनेशन, प्राइस निर्धारित करते समय, प्राइस निर्धारित करते समय क्या क्या चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी?
प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या लगी, यूटिलिटी ऑफ डिमांड, लोग इसकी डिमांड कितनी कर रहे हैं, और मार्केट में कंपटीशन कितना है। अगर मान लो प्रोडक्ट की कॉस्ट कम आ रही है तो प्राइस कम होगी, लोगों की डिमांड बहुत ज्यादा आ रही है तो प्राइस ज्यादा हो जाएगी, मार्केट में कंपटीशन बहुत कम है तो भी प्राइस क्या होगी, ज्यादा होगी, कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा तो क्या हो जाएगी, प्राइस कम रहेगी। ठीक है। फिर इसके बाद आता है एडिशनल फैक्टर इन प्राइस, क्या रेगुलेशन, और क्या क्या फैक्टर हैं जो प्राइस सेट करते हैं, सरकार की जो रेगुलेशन है, सरकार ने पॉलिसी बना दी है ना, गवर्नमेंट पॉलिसी बना, गवर्नमेंट रूल और रेगुलेशन, प्राइस ऑब्जेक्टिव, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन गाइड द, मतलब अगर हमारा मोटिव प्रॉफिट कमाना है, लाभ कमाना है तो प्राइस ज्यादा होगी, लाभ कमाना नहीं है, सोशल वेलफेयर है तो प्राइस क्या होगी, कम होगी। मार्केटिंग मेथड, मार्केट इन्फ्लुएंस द प्राइस चॉइस, मार्केट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि मार्केट किस तरीके की है, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है, मोनोपोली मार्केट है, ओलिगोपोली मार्केट है, ठीक है, मोनोपोलिस्टिक मार्केट है, तो मार्केट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि प्राइस कितनी होगी। ठीक है। फिर क्या, प्लेस, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एक्सप्लेन, प्लेस का क्या है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन इन्वॉल्व द मूविंग प्रोडक्ट इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ कस्टमर, मतलब एक प्रोडक्ट बनाया दीपक सर ने, अब वो दीपक सर चाहेंगे कि इसको उनका प्रोडक्ट कस्टमर तक आसानी से पहुंच सके, तो किस जगह वो सामान बेचेगा उसे डिसाइड करना है क्या बोलता है, प्लेस कहलाता है। और प्लेस ही इंपॉर्टेंट है किसी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस कराने में। कंपोनेंट इट इंक्लूड वेयर हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्ट, इसके अंदर वेयर हाउस भी और ट्रांसपोर्ट भी क्या हो जाती है, इंक्लूड हो जाती है। ठीक है। मीनिंग द चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन सबसे पहला डेफिनेशन, चैनल ऑफ रूट प्रोडक्ट रीच कस्टमर, मतलब चैनल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि कस्टमर तक किस तरीके से पहुंचा जाएगा, तो चैनल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा। इंटरमीडिएटरीज ये क्या होते हैं, दे ऑफ्टन इन्वॉल्व होलसेलर एंड रिटेलर, इसके अंदर होलसेलर और रिटेलर क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, जो एक तरीके से एजेंट के रूप में काम करते हैं, प्रोड्यूसर से सामान लेकर किसके पास, कस्टमर तक पहुंचाना, उनके बीच की जो कड़ी होती है वो जोड़ना ही क्या कहलाता है, हमारा इंटरमीडिएट्स कहलाता है। एफिशिएंसी, इफेक्टिव चैनल, रिड्यूस कॉस्ट, मतलब एक ऐसा चैनल होना चाहिए, एक ऐसा चैनल होना चाहिए जिससे खर्चा क्या हो, कम से कम लगे और कस्टमर को क्या हो, ज्यादा से ज्यादा फायदा हो। जैसे ये देखो, ये मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, मैन्युफैक्चरर है, कस्टमर डायरेक्ट या तो इससे बेचो, ठीक है, या मैन्युफैक्चरर ने क्या करा, इसको बेचा रिटेलर को, ठीक है, वो बेच रहा है वापस कस्टमर को, मतलब कैसे भी बेचो, सामान किसके पास पहुंचाना है, हमें कस्टमर के पास पहुंचाना है। ठीक है। फिर उसके बाद डायरेक्ट चैनल, एक होता है डायरेक्ट चैनल, जीरो लेवल, डायरेक्ट सामान कस्टमर से, ये देखो ये प्रोड्यूसर से सामान किसके पास पहुंच गया, कस्टमर के पास पहुंच गया। मैं पढ़ा रहा हूं, सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, प्रोड्यूसर डायरेक्ट तुम्हारे पास पहुंच रहा है, क्या हुआ, मेल ऑर्डर, मेल के द्वारा। इंटरनेट देखो, इंटरनेट पे बिक रहा है सामान, डोर टू डोर सामान बेचना। और कंपनी शॉप, बहुत सारे क्या है, कंपनी शॉप भी है, रिटेल आउटलेट है, ठीक है, जैसे मान लो बहुत सारे दुकानें हैं, डोमिनोज है, उसका रिटेल आउटलेट, डायरेक्ट वो सामान बेचता, वो किसी के द्वारा नहीं बिकवाता, है ना। फिर उसके बाद इनडायरेक्ट में वन लेवल, जिसमें मैन्युफैक्चरर, रिटेलर और कस्टमर हो। देखो इसमें सिर्फ एक बिचौलिया है ना, तो ये क्या हो गया, वन लेवल हो गया। टू लेवल, जिसने सामान बनाया, इसके बीच में दो लोग हैं, होलसेलर और रिटेलर, ठीक है। और थ्री लेवल, अब इसमें तीन लोगों को, एजेंट ने होलसेलर को बेचा, होलसेलर ने रिटेलर को बेचा और कस्टमर के बेचा, ये हो गया इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में क्या होता है, बीच में बिचौलिए काम करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अंडरस्टैंडिंग फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स, फिजिकल मूवमेंट क्या मतलब क्या है, लॉजिस्टिक मूविंग गुड्स डिफरेंटली फ्रॉम ओरिजिन टू डेस्टिनेशन, प्रॉपर लॉजिस्टिक इंश्योर द टाइमली डिलीवरी, मतलब एक लॉजिस्टिक होता है, इनका काम होता है कि अलग अलग इलाकों में, यहां पर कंपनी है, अलग अलग इलाकों में समय पर सही तरीके से, सेफ तरीके से सामान पहुंच सके, वो क्या कहलाता है, लॉजिस्टिक कहलाता है। ट्रांसपोर्टेशन क्या है, यूजिंग ट्रक, ट्रेन, शिप एंड प्लेन, इसके द्वारा अगर सामान पहुंचाया जा रहा है तो उसे बोलते हैं हम ट्रांसपोर्टेशन,
ठीक है, उसे क्या बोलेंगे हम, ट्रांसपोर्टेशन। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर जरूर जल्दी जल्दी दबा दो, एक क्लिक जिंदगी बदल सकता है मेरी, ठीक है। फिर हमारा डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में ही पढ़ रहे हैं। ऑर्डर प्रोसेसिंग, ट्रांसपोर्टेशन। देखो ऑर्डर प्रोसेसिंग और ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है। एफिशिएंट ऑर्डर प्रोसेसिंग इंश्योर द एक्यूरेट एंड टाइमली फुलफिलमेंट, दिस इंक्लूड ऑर्डर एंट्री, वेरिफिकेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन। मतलब क्या हुआ, ये एक कंपनी है, ठीक है, बाहर का कोई इंसान है, इसने ऑर्डर दिया, ऑर्डर देने के बाद ऑर्डर की एंट्री करना, ऑर्डर का वेरिफिकेशन करना और डॉक्यूमेंटाइजेशन करना, ये सारा आता है ऑर्डर प्रोसेसिंग के अंदर। जैसे ही ऑर्डर प्रोसेस हो गया, कंप्लीट हो गया, तो क्या होगा, सिलेक्टिंग द राइट मोड। जैसे हमने ऑनलाइन ऑर्डर करा, अब कंपनी वाले, अमेजोन वाले ये देखेंगे कि किस तरीके से कौन सा मोड सिलेक्ट करना है जो सामान जल्दी से जल्दी सही समय पर और कम खर्चों में उसके पास क्या हो, कस्टमर के पास पहुंच जाए, ठीक है। फिर इसके बाद वेयर हाउसिंग और इन्वेंट्री क्या होती है। वेयर हाउसिंग होती है जहां पर स्टोर करके सामान को रखा जाता है, ठीक है, और इस, ठीक है, भंडार गृह भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। प्रोटेक्शन, गुड्स को क्या करा जाता है, सर्विस को क्या करा जाएगा, प्रोटेक्ट करा जाता है, वहां पर जल्दी सामान खराब नहीं होता, आलू 6-6 महीने तक रह जाते हैं, वेयर हाउस होता है। इन्वेंट्री कंट्रोल, इफेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल, मिनिमाइज स्टोरेज कॉस्ट, बैलेंसिंग सप्लाई और डिमांड, प्रिवेंट द शॉर्टकट्स। ये क्या होता है, इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री कंट्रोल होती है, ये देखो, ये तो है तुम्हारा वेयर हाउस। इन्वेंट्री कंट्रोल क्या होता है, कहीं पर भी सामान नहीं पहुंच रहा, डिमांड की कम ज्यादा हो गई, सप्लाई नहीं पहुंच रही, तो इन्वेंट्री कंट्रोल उसमें क्या कराता है, हेल्प कराता है, ये मेंटेन कराता है, बैलेंसिंग कराने में क्या करता है, ये हेल्प करता है, ठीक है। फिर उसके बाद डिफाइनिंग प्रमोशन इन मार्केट। प्रमोशन का क्या होगा, ठीक है, प्रमोशन का क्या है, प्रचार। गाने बड़े मस्त चल रहे हैं। प्रमोशन मिक्स, गाने चल रहे थे, मन करा कर आ गया भाई, कॉपीराइट आ जाए क्या पता, है ना। अब देखो प्रमोशन के अंदर क्या क्या चीज आती है, एडवर्टाइज करना, पेड नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन। नॉन पर्सनल कम्युनिकेशन, हम किसी के पास गए नहीं, हमने एडवर्टाइजमेंट करवा दी, वो एडवर्टाइजिंग कहलाती है। पर्सनल सेलिंग, अब डायरेक्ट हम कस्टमर से बात कर रहे हैं, पर्सनल सेलिंग हो रही है। सेल प्रमोशन, शॉर्ट टर्म इंसेंटिव, बूस्ट सेलर, हमने क्या करा, सेल प्रमोशन करवा दिया बूस्ट सेलर के द्वारा। पब्लिक रिलेशन, अगर पब्लिक से हमारा अच्छा रिलेशन है, तुम लोगों के साथ मेरा अच्छा रिलेशन है, दीपक सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, पीपीटी अच्छी लेकर आए हैं, तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब करोगे। लेकिन बोर्ड एग्जाम होने के बाद भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे, मुझे पता है, तेज हो आप लोग। फिर उसके बाद है अंडरस्टैंडिंग एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग क्या है, एडवर्टाइजिंग पेड नॉन कम्युनिकेशनल, इट इम्पर्सनल। ये नॉन कम्युनिकेशनल होता है, इसमें हम किसी से बात नहीं करते, ये इम्पर्सनल होता है, हमने किसी उस लोगों को दे दिया एडवर्टाइज करने के लिए, प्रचार कर अखबार में, मीडिया में ये सब डाल दिया, ठीक है। फिर एडवर्टाइजिंग के फीचर क्या है, पेड फॉर्म, पैसे पैसे देने पड़ते हैं हमारे। इम्पर्सनलिटी, हम इसमें डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करते, ठीक है। कम्युनिकेट अ लार्ज ऑडियंस, इसमें बहुत ज्यादा ऑडियंस होता है। आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, हमें एक स्पॉन्सर के द्वारा एडवर्टाइजमेंट करवाना पड़ता है, ठीक है। फिर उसके बाद मेरिट ऑफ एडवर्टाइजमेंट। मेरिट क्या है, मास रीच, जैसे मान लो मैंने अपने यूट्यूब चैनल का एड चलवा दिया किसी से, ठीक है, तो रीच बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। इकोनॉमी, सस्ता भी हो जाता है कई बार, ठीक है, जैसे ही मान लो रीच ज्यादा बढ़ी, हमारे पास पैसे आने लग जाएंगे। कस्टमर का क्या होता है, सेटिस्फेक्शन आता है। और एक्सपेंसिवनेस, क्रिएटिव एंड विजुअली अप्लाइंग, एक्सप्रेसिवनेस,
बहुत तेजी से नए नए आइडियाज से ये लोगों को मनोहित करके, भावित करके ये अपने पास लेकर आता है। ठीक है, फिर उसके बाद व्हाट इज पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग क्या है? पर्सनल सेलिंग होता है जब खुद कस्टमर से रिलेट करके खुद कस्टमर के पास जाकर सामान अगर बेचते हैं तो वो पर्सनल सेलिंग के अंदर आता है। ठीक है, फिर आता है पर्सनल सेलिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। पर्सनल फॉर्म इन्वॉल्व फेस टू फेस, इसमें फेस टू फेस होता है, और रिलेशनशिप, इसमें लोगों से रिलेशनशिप क्या होती है? अच्छी स्थापित होती है। ठीक है, फिर मार्केटिंग सेल्स एंड मार्केटिंग कंपनी कॉम्प्रिहेंसिव एंड मार्केटिंग सेल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। इसके आगे जो पीपीटी हमें तोड़ तोड़ के बनानी पड़ती है सेव करने के लिए, क्योंकि एक दिन में तो देखो बन नहीं पाती है, और इतना मैं कंप्यूटर चलाने वाला हूं नहीं जो एक ही साथ बना दूंगा। ठीक है, बहुत टाइम लगता है। क्या है पर्सनल सेलिंग की फीचर? पर्सनल सेलिंग के की फीचर क्या है? नैरो कवरेज, कम इलाकों में कवरेज हो पाता है। ठीक है, प्रोवाइड डीप डिस्कशन, और बहुत डीपली तरीके से बताया जाता है कि ये चीजें होनी चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी होती है। टेलर अप्रोच द कस्टमर एडेप्ट देयर नीड एंड फीडबैक। मतलब क्या होता है? अलग अलग कस्टमर होते हैं ना, तो अलग अलग कस्टमर को हम अलग अलग पिच कर सकते हैं, अलग अलग बातें बोल सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है। ठीक है, एडवर्टाइजिंग वर्सेस पर्सनल सेलिंग। देखो, एडवर्टाइजिंग के अंदर रीच ज्यादा होती है। ठीक है, और पर्सनल सेलिंग में फोकस ऑन इंडिविजुअल, एक दो लोगों पर ही फोकस करा जाता है। एडवर्टाइजिंग के अंदर वन वे कम्युनिकेशन क्या होता है, और पर्सनल सेलिंग में डायलॉग अलाउ होते हैं और डायरेक्ट ज्यादा से ज्यादा बातें बोली जाती है। एडवर्टाइजिंग के अंदर लोअर कॉस्ट होती है, और पर्सनल सेलिंग में हायर कॉस्ट होती है, क्योंकि ज्यादा सामान डायरेक्टली हम बेचते हैं इसीलिए। फिर उसके बाद अंडरस्टैंडिंग सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन क्या है? इंसेंटिव सेल प्रमोशन आर शॉर्ट इंसेंटिव द बूस्टर सेल क्विकली। ये एक शॉर्ट इंसेंटिव होता है जिससे क्या हो, तुरंत सामान बिक जाए। लिमिटेड टाइम, छोटे समय के लिए ये होता है, जैसे मान लो कोई ऑफर चला दिया। ठीक है, टारगेट होता है इसके अंदर एक स्पेसिफिक टारगेट, जैसे मान लो एक के साथ 3 फ्री, ये छोटे समय के लिए होता है, इसमें टारगेट फिक्स होता है। ठीक है, फिर उसके बाद एडवर्टाइजिंग और सेल प्रमोशन का डिफरेंस। एडवर्टाइजिंग लॉन्ग टर्म बिल्डिंग अपनाती है, और कंपनी की वैल्यू को क्या करती है? इंक्रीज करती है। इमीडिएट सेल प्रमोशन ड्राइव इमीडिएट सेल, फोकस ऑन टैक्टिकल गेन्स। जो सेल प्रमोशन है वो सामान को तुरंत बिकवाती है, लेकिन एडवर्टाइजिंग लॉन्ग टर्म में होता है। ब्रांड एडवर्टाइजिंग से ब्रांड बिल्ड होता है, समझ में आया? एडवर्टाइजिंग से ब्रांड बिल्ड होता है। ठीक है, लास्ट द एसेंस ऑफ पब्लिक रिलेशन। इससे हमारा रेपुटेशन अच्छी होती है। अगर हम पब्लिक से अच्छा रिलेशन बनाएंगे तो रेपुटेशन अच्छी होगी, कम्युनिकेशन अच्छी होगी, और रिलेशनशिप बहुत क्या होगा? अच्छा होगा। हमारी रेपुटेशन बढ़ेगी, कम्युनिकेशन अच्छा होगा, और रिलेशनशिप क्या होगी? अच्छी होगी। इन तीनों को हमारा कस्टमर के साथ रिलेशन होने के लिए ये 3 बहुत ज्यादा जरूरी है। ये तीनों अगर बहुत अच्छे तरीके से हमने लागू कर दिया, कस्टमर सेटिस्फाई हो गया, तो हमारा मार्केटिंग क्या हो गया? मैनेजमेंट हो गया। एक कंपनी ये सारी चीज चाहती है। एक कंपनी चाहती है कि हमने जो प्रोडक्ट बनाया है इसके एडवर्टाइजिंग, इसको सेल इस तरीके से करा जाए जो सारे के सारे कस्टमर क्या हो? सेटिस्फाई हो, और फीडबैक अच्छा से अच्छा मिले। ठीक क्लास, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास। आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। एक क्लिक मेरी जिंदगी बदल सकता है। ठीक क्लास, थैंक यू क्लास।